कक्षा 7 विज्ञान। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 7 अर्थात ऊष्मा तथा ताप कराने जा रहा हूं। इसके प्रश्न उत्तर हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण गर्मी या ठंडक महसूस होती है, यानी ठंडी महसूस होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी वस्तु पदार्थ को ऊष्मा देने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ऊष्मा के प्रभाव हैं ताप में वृद्धि, आकृति या आयतन में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन और रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। ठोस, द्रव एवं गैस सभी ऊष्मा लेकर प्रसारित होते हैं। ऊष्मा के कारण ठोस सबसे कम और गैसें सबसे अधिक प्रसारित होती हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ा देता है, अर्थात 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। गलनांक वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। कोई पदार्थ जिस ताप पर जमता है उसे उस ताप पर वह पिघलता भी है। किसी पदार्थ का वाष्पन जिस ताप पर होता है उसी ताप पर उसका संघनन भी होता है। भोज्य सामग्रियों को खराब करने वाले जीवाणु ऊंचे ताप 30 डिग्री सी से 45 डिग्री सी पर अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें खराब होने से बचाने के लिए बार बार गर्म किया जाता है या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका मात्रा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी है। वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक यानी कि 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी होती है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ताप मापने के लिए तापमापी यानी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ठोस पदार्थ में प्रसार सबसे कम एवं गैस में सबसे अधिक होता है। काले रंग एवं हल्के रंग की अपेक्षा ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। वस्तुओं की गर्माहट की तुलना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे ताप कहते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी होता है। किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक सदैव बराबर होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी होता है। पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है और पारा कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। चलिए यहाँ देखिए, ये गर्म पानी दिखाया गया, ये ठंडा पानी दिखाया और ये गुनगुना पानी दिखाया गया है। तो इस तरह से जब हाथ हम डालते हैं तो गर्म पानी में ऊष्मा हाथ में आती है बहुत ज्यादा, ठंडे पानी में हमारे हाथ से ऊष्मा द्रव में जाती है और गुनगुने पानी में अच्छा लगता है, ना ऊष्मा आती है ना ही जा पाती है। ये आपको दिखाया हुआ है, ये डॉक्टर का तापमापी है इधर वाला और ये साधारण तापमापी है। ये देखो पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी में तापमापी यानी थर्मामीटर डाल करके उसके ताप को हम नापने का प्रयास कर रहे हैं। मोमबत्ती द्वारा इसको गर्म भी कर रहे हैं। ये आपको दिखाया गया है छल्ला है, इसमें धातु की गेंद है। जब छल्ले को गर्म करके इसमें डालते हैं तो गेंद में से निकल जाता है, लेकिन जब इसको ठंडा रखते हैं तो ये फंस जाता है इसमें, यानी गर्म करने के पश्चात बताया हुआ है इसको, और ये गर्म करने से पूर्व है इसमें फंसता नहीं है। चलिए आगे दिखाए ये क्या चीज है, द्रव का प्रसार कैसे होता है। ये कांच की नली ले रखी है और लाल रंग का इसमें पानी भरा गया है। जब इसको गर्म करते हैं तो पानी इस नली में ऊपर चला जाता है, जो इस बात का बताता है कि द्रव का प्रसार होता है गर्मी से। चलिए एक और चीज देखिए, इसमें हवा के बुलबुले पानी में दिखाई दे रहे हैं आपको।
कैसे, जब इसको हम गर्म करते हैं यानी परत नली को उल्टी करके गर्म करते हैं तो इसकी वायु इसके अंदर पानी के अंदर जाने शुरू हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि हवा में प्रसार होता है, हवा के बुलबुले से पता चल जाता है। ऐसे ये है, फुग्गा दिखाई दे रहा है आपको, ये फुग्गा खुला हुआ है, ये फुग्गा वैसे मुरझाया हुआ है। तो गर्म करने पर गैसें प्रसार होती हैं, जैसे इसको गर्म करेंगे, गर्म पानी में रखेंगे तो ये दोबारा फूल जाएगा। तो यही बताया गया है, एक बोतल के मुंह में फुग्गा लगाइए, बोतल को गर्म पानी में टब में रखने पर फुग्गा फूल जाता है। इसका कारण यह है कि बोतल की गैस में प्रसार होता है और गाड़ियों के टायर गर्मी के दिनों में फट जाते हैं, पूड़ियां तलने पर, रोटियां सेकने पर फूल जाती है, यही कारण है सब। कांच की छड़ रखी बीकर है और ये बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, तो ये अवस्था परिवर्तन बताया गया, यानी कि ये बर्फ जो है पिघल रही है इसके, यानी 0 डिग्री सी की बर्फ अब 0 डिग्री सी के जल में परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे दिखाया है ये ठोस है, ठोस जो है पिघलता है, पहले पिघल के द्रव में बदल जाता है, द्रव का फिर गर्म करने पे वाष्पन होता है और गैस में बदलता है। जब गैस को संघनन करते हैं, ठंडा करते हैं तो द्रव में आता है, और जब द्रव को ठंडा करते हैं तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, वस्तुओं के गर्माहट की माप को उसका ताप कहते हैं, जो ऊष्मा के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। ऊष्मा के प्रभाव है ताप में वृद्धि, आकृति, आयतन में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन और रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। ठोस, द्रव, गैस सभी ऊष्मा लेकर प्रसारित होते हैं। ऊष्मा के कारण ठोस सबसे कम और गैसें सबसे अधिक प्रसारित होती हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ा देता है। 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। गलनांक वह ताप है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक वह ताप है जिसमें कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। कोई पदार्थ जिस ताप पर जमता है द्रव में ठोस अवस्था में, उसी ताप पर वह पिघलता है ठोस से द्रव अवस्था में भी। किसी पदार्थ का वाष्पन द्रव से गैस में जिस ताप पर होता है उसी ताप पर उसका संघनन यानी गैस से द्रव में भी होता है। कुछ रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा उत्पन्न होती है। भोज्य सामग्री को खराब करने वाले जीवाणु सामान्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री सी पर अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें खराब होने से बचाने के लिए बार बार गर्म किया जाता है या रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा का परिमाण उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है और वस्तु द्वारा ली गई अथवा दी गई ऊष्मा का मान Q बराबर mS होता है। चलिए सही विकल्प चुन करके लिखना है हमें। तो सबसे पहले नंबर 1 है गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निम्न पर निर्भर करता है। नंबर 1 वस्तु के प्रारंभिक आकार आयतन पर। नंबर 2 है ताप में वृद्धि और वस्तु के पदार्थ पर, यानी कि क्या है इसमें मेन आंसर जो है उपरोक्त सभी है इसके अंदर। नंबर 2 आता है 10 कैलोरी ऊष्मा से 2 ग्राम जल के ताप में कितनी वृद्धि होगी, तो ये 10 डिग्री सी वृद्धि होगी बच्चों, ये वाला होगा। कैसे निकालेंगे, ये होता है mST, Q बराबर mST, तो m कितना दिया है, यहाँ पर Q का मान जो है वो 10 कैलोरी दिया हुआ है और M का मान कितना है 2 ग्राम और S का मान 1 होता है और T का मान निकालना है तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो T का मान कितना आ गया 5 डिग्री सी आएगा, तो 5 डिग्री सी ये वाला आंसर सही है आपका। नंबर 3 है किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। तो इसमें देखो पदार्थ के द्रव्यमान पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ताप में वृद्धि पर या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला सही है। नंबर 4 है 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है, 1 किलो जूल होती है। तो ये याद रखना है आपको, 1 किलो जूल होती है। नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊष्मा मापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है सिर्फ ये बताना है। तो डिग्री सी ताप नापने के लिए होता है, ऊष्मा नापने के लिए नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, यह है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि डिग्री सी पर होती है, तो ये वंशी का ताप जो होता है वो 37 डिग्री सी पर होती है। नंबर 6 है सेंकने के लिए बोतलों में गर्म जल भरा जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता अधिक होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है। नंबर ग है पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसे तापमापी में उपयोग में लाया जाता है। नंबर घ है एक कैलोरी उष्मा किसके तुल्य है? 4.186 जूल के तुल्य होती है। और नंबर अंगर है जल का क्वथनांक कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 100 डिग्री सी होता है। अगला है प्रश्न आ गया हमारे पास, यदि किसी वस्तु को छूने पर वह ठंडी प्रतीत होती है तो हाथ और वस्तु के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा बताइए। तो चूंकि ऊष्मीय प्रसार अर्थात उष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, अतः हम किसी वस्तु को छूने पर ठंडी प्रतीत होती है तो उष्मा का प्रवाह हाथ से वस्तु की दिशा में होगा। ऊष्मीय प्रसार को ध्यान में रखते हुए ठोस, द्रव एवं गैस को क्रमबद्ध कीजिए। तो ठोस, द्रव एवं गैस प्राप्त करके ऊष्मा प्राप्त करके प्रसारित होने वाले पदार्थ हैं। ठोस में ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, द्रव में ऊष्मीय प्रसार अपेक्षाकृत अधिक तथा गैसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मीय प्रसार का बढ़ता क्रम क्या है? ठोस है, द्रव है और फिर गैस है। कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर उसे खोलने का उपाय कारण सहित बताइए। तो कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर सर्वप्रथम बोतल को उलटकर उसके ढक्कन या डाट को गर्म पानी में डुबाया जाने से बोतल के ढक्कन में ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन का कसाव ढीला होकर खुल जाता है। धूप में रखी साइकिल के ट्यूब के फटने की संभावना रहती है, कारण से उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो साइकिल का ट्यूब रबर का बना होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है, गर्मी पाकर रबर की अपेक्षा हवा में प्रसार होने लगता है, अतः दाब बढ़ने पर ट्यूब के फटने की संभावना अधिक हो जाती है। किसी पदार्थ का पिघलना और जमना हिमीकरण एक ही ताप पर क्यों होता है? तो यह है किसी ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर उष्मा देने पर वह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसी द्रव में उष्मा ताप पर यानी उतना ही उष्मा निकाल लेने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसी कारण किसी पदार्थ का पिघलना और जमना हिमकरण एक ही ताप पर होता है। टीका लगाने के पूर्व डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्प्रिट लगाते हैं, आपको उस स्थान पर ठंडक क्यों महसूस होती है? तो ये उत्तर है आपका, जब डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्प्रिट लगाता है तो वह स्प्रिट को वाष्पित करने के लिए शरीर से उष्मा ली जाती है, जिससे स्प्रिट तेजी से वाष्पित होने लगती है और हमें ठंडक महसूस होती है। अतः टीका लगाने के पूर्व डॉक्टर आपकी त्वचा पर स्प्रिट लगाते हैं। गर्मी में चिकनी काली मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा नहीं होता, जबकि लाल मिट्टी के छोटे छोटे छिद्र वाले ये घड़े में पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? लाल मिट्टी के घड़े में असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से पानी वाष्पित होकर बाहर निकलता है, जिससे घड़े के पानी का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। वाष्पन क्रिया जितनी अधिक होगी उतना ही पानी ठंडा होते जाता है। चूंकि चिकनी काली मिट्टी के घड़े में छिद्र न होने से यह क्रिया नहीं होती, इसलिए गर्मियों में पानी चिकनी काली मिट्टी के घड़े की अपेक्षा लाल मिट्टी के छिद्रयुक्त घड़े में अधिक ठंडा होता है। दूध को फटने से बचाने के लिए गर्मियों में उसे कई बार गर्म करना पड़ता है या रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्यों? कारण है इसका, गर्मियों में दूध और अन्य भोज्य सामग्री जल्दी खराब हो जाती है। इन्हें खराब करने वाले जीवाणु 30 डिग्री सी से 45 डिग्री सी पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं, जिससे
इन पदार्थों को 60 डिग्री सी या उससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं और परिणाम स्वरूप जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए गर्मियों में दूध को खराब होने से बचाने के लिए बार बार उबालने की आवश्यकता होती है तथा रेफ्रिजरेटर में न्यूनतम ताप पर रखा जाता है। कैलोरी और किलो कैलोरी की परिभाषा दीजिए, तो यहाँ देते हैं एवं दोनों में संबंध बताइए। तो कैलोरी की परिभाषा देख लेते हैं। एक कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है या वह परिमाण है जो 1 ग्राम जल के साथ 1 डिग्री सी की वृद्धि कर दे, यानी 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। किलो कैलोरी की परिभाषा देख लो। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक हो। तो ये उत्तर दिया हुआ है कैलोरी और किलो कैलोरी में संबंध। तो यह है 1000 कैलोरी जो होता है वो 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। किसी वस्तु को किसी निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। इस तरह किसी वस्तु को गर्म करने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 है वस्तु के द्रव्यमान m पर, नंबर 2 है ताप वृद्धि T पर स्मॉल t पे, और नंबर 3 है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पारे को तापमापक द्रव के रूप में सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्यों? तो पारे को तापमापक द्रव के रूप में सबसे उपयुक्त इसलिए माना जाता है क्योंकि नंबर 1 पारा एक चमकीला व अपारदर्शी द्रव है, नंबर 2 यह कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है, और नंबर 3 यह अधिक ताप प्रवास यानी कि हिमांक से लेकर के 39 डिग्री सी और क्वथनांक 357 डिग्री सी के लिए द्रव रूप में रहता है। इसी प्रकाश का प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान रहता है। कारण सहित उत्तर दीजिए। मोटे कांच के गिलास में खौलता पानी डालने पर वह चटक जाता है। क्यों चटकता है? जब मोटे कांच के गिलास में खौलता हुआ पानी डाला जाता है तब गिलास कांच में निर्मित चटक जाता है, उसमें क्योंकि उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है जिससे गिलास की भीतरी सतह का प्रसार बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है। गर्मी के दिनों में हम पानी को ठंडा करने के लिए उसे धातु के घड़े में न रख करके लाल मिट्टी के घड़े में रखते हैं। क्यों? तो लाल मिट्टी के घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वे पानी वाष्पीकृत होकर के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलती है। इस पानी का वाष्पित करने के लिए आवश्यक है ऊष्मा घड़े के जल से ली जाती है, जिससे घड़े में पानी का तापक्रम लगातार कम होता रहता है। घड़े में जितनी अधिक वाष्पीकरण की क्रिया होगी पानी उतना ही अधिक ठंडा होगा, और जबकि धातु के घड़े में छिद्र न होने के कारण धातु के घड़े का पानी ठंडा नहीं हो पाता है। अतः गर्मी के दिनों में लाल मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊपर चढ़ने लगता है। क्यों? तो थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ने लगता है। नंबर अगला है पसीना आने पर हवा लगने से ठंडक महसूस होती है। क्यों? हमारे शरीर के बाह्य भाग त्वचा में असंख्य छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जिसमें छोटे छोटे बाल उगे हुए होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पसीना बाहर निकलता है और पसीना आने पर उसे वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ली जाती है। परिणाम स्वरूप हमें ठंडक महसूस होती है। गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है। क्यों फट जाता है? गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस को आग के पास लाने से उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। अतः अंदर का दाब बढ़ने से गुब्बारे फट जाते हैं। दैनिक जीवन में जल के प्रसार से संबंधित 2 उपयोग लिखिए। तो यह है दैनिक जीवन में जल के प्रसार से संबंधित 2 उपयोग क्या क्या है। नंबर 1 प्रेशर कुकर में खाना का पकना। जब इसे गर्म किया जाता है तो प्रेशर कुकर में मौजूद जल ऊष्मा पाकर उबलने लगता है
फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है, जो खाना पकाने में सहायक सिद्ध होता है। बर्फ को पिघलते समय ही भी जल का प्रसार होता है, जिसमें बर्फ जल में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु की ताप वृद्धि के लिए उसे दी गई ऊष्मा किन बातों पर निर्भर करती है? नंबर उत्तर है ये, वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक क्या है? वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ताप वृद्धि के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नंबर है अगला, ताप वृद्धि। तो वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ जाएगा, उतना ही अधिक ऊष्मा को लिए आवश्यक होगी। तो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? विभिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के रूप में तापमान में समान वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह पूरी तरह से पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह निम्नांकित के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करनी है। तो 0.5 किलोग्राम है। जल का ताप 25 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बतानी है। तो ये बगल में हल करके दिया हुआ है। जल का द्रव्यमान m दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम और जल में ताप में वृद्धि दी है। तो 25 डिग्री सी में से 80 डिग्री सी माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 55 डिग्री सी आ जाएगा। और जल की विशिष्ट ऊष्मा हमें पता है 4.18 होती है और जल द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? mst हो जाता है। तो m तो आपका दिया द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापांतर। तो क्या हो जाएगा इसमें? 0.5 हो गया, 4.18 हो गया और 55 हो गया। इन सबकी गुणा भाग करके 114.95। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। 12 किलोग्राम तांबे का ताप 50 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसमें द्रव्यमान दिया है, यानी m का मान 12 किलोग्राम दिया हुआ है। तापांतर जो है कितना दिया है? 50 डिग्री सी और विशिष्ट ऊष्मा s का मान जो है 386 जूल प्रति किलोग्राम है। और यहाँ ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा टी हो जाएगी, ms mt हो जाएगा, यानी कि ये इंटू है यहाँ पे t, यानी Q बराबर क्या था फॉर्मूला हमारा? ms t था ये। तो ये है Q हो गया, ये द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा गुना तापांतर, ये ले लिया गया। तो Q बराबर हो जाएगा 12 और m कितना हो जाएगा? 86 and 50। तो सबकी गुणा करके देखना है। चलिए देखते हैं जरा, ये आ जाएगा आपका 231,600 जूल आ जाएगा। इसकी गुणा भाग कर लेना और इसमें अगर पावर लेना है तो ये 2.316 इंटू 10⁻, ये इंटू है बच्चों ध्यान रखना, 10⁵ हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है, ये ध्यान रखना, ये भी गुणा है आपका, गुणा 50 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जरा क्या है। यह है पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4186 जूल प्रति किलोग्राम है प्रति डिग्री सी। और कांच की विशिष्ट ऊष्मा 840 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी है। अगर आप कांच को 80 डिग्री सी तक गर्म करके 80 डिग्री सी तापमान वाले पानी में डाल दिया जाए तो तापों के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4186 जूल प्रति किलोग्राम होती है और कांच की विशिष्ट ऊष्मा 840 जूल प्रति किलोग्राम होती है डिग्री सी। यदि कांच को 80 डिग्री सी तक गर्म करके 80 डिग्री सी तापमान वाले पानी में डाल दें तो कांच की विशिष्ट ऊष्मा को पानी अवशोषित कर लेगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा कांच के विशिष्ट ऊष्मा से अधिक है। इस प्रकार पानी का तापमान बढ़ जाएगा और कांच का भी तापमान कम हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा दीजिए एवं मात्रक लिखिए। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। नंबर है इसकी परिभाषा, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रा का इसका जूल प्रति किलोग्राम होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। फिर जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? सार्वभौमिक होती है और जल की विशिष्ट ऊष्मा 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी होती है। ये नीचे आपको एक लाल रंग का बटन दिखा दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों का
फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।